Okay, guys, this is Ali Musa Chalpani, and I'll be covering the topic of transformers. Zara sun lo. Basically, transformer is an electrical power transmission device. ये एक जगह से पावर दूसरी जगह पे पहुंचाता है, ठीक है। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लेट मी गिव यू सम रियल वर्ल्ड केसेस जहाँ पे ट्रांसफार्मर यूज़ होता है। ट्रांसफार्मर बेसिकली या तो वोल्टेज को बढ़ाएगा या वोल्टेज को गिराएगा। सही है, ये बात समझ में आ गई। लिसन, अब आपके पास जैसे आपके पास है मोबाइल फ़ोन्स वगैरह या कंप्यूटर सिस्टम है, they do not work on 220 directly. The voltage needs to be brought down, and the only way you can do that is using a transformer. Is that clear? ये बात समझ में आ गई। अब एक और बड़ी इसमें important चीज़ ये है, the transformer does not work with DC sources. It only works with AC, यानी alternating supply होगी तो ट्रांसफार्मर काम करेगा। DC में ये कभी भी काम नहीं करेगा। Is that clear? ये बात समझ में आई? अब सवाल ये है, वाई डू वी नीड ट्रांसफॉर्मर्स? अब दो किस्म के हमारे पास ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, एक होता है स्टेप अप और एक होता है स्टेप डाउन। क्या बोला मैंने? स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप जो होगा इट विल बूस्ट अप द वोल्टेज, वो वोल्टेज को बढ़ाएगा, और स्टेप डाउन क्या करेगा? वोल्टेज को नीचे गिराएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? इज दैट क्लियर? अब ज़रा सुनो, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मेन चीज़ कैसे होती है ज़रा समझ लो। सपोज करो मेरे पास सिचुएशन क्या आती है, ज़रा इधर देखो। एक पावर स्टेशन है, सही है। पावर स्टेशन ये सपोज करो एक डैम के पास बना हुआ है, और यहाँ पर मेरे पास प्रोडक्शन हो रही है, सपोज करो 400 वोल्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। 400 वोल्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसमें जो हमारे पास टर्बाइंस चल रहे हैं एंड सो ऑन, जनरेटर्स में, ठीक है। अब ये 400 वोल्ट्स जो है ये ट्रांसमिट हो रही है डायरेक्टली थ्रू द केबल। देयर इज़ नो ट्रांसफार्मर अटैच्ड एट द मोमेंट। अब मसला ये है कि ये जो आपके पास पावर स्टेशंस होते हैं, they are not located inside the city. Normally power station causes pollution and other hazards, तो ये सिटी से बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पर होते हैं, सही है। अगर ये पावर स्टेशन बहुत दूर है तो तार की लेंथ बहुत बड़ी होगी। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? और एक चीज़ और रियलाइज़ करो कि भाई अगर किसी कंडक्टर की लेंथ बढ़ती है तो उसकी रेसिस्टेंस बढ़ेगी, हाँ या ना? रेसिस्टेंस बढ़ेगी, समझ गए? अब ज़रा सुनो, देयर इज़ अ प्रॉब्लम। जब हमारे पास लॉन्ग डिस्टेंस केबल्स होंगी तो ये केबल्स ही बहुत सारा वोल्टेज खा जाएंगी। यानी अगर मैंने डायरेक्टली पावर स्टेशन से सिटी तक तारें पहुंचाई, ये हार्डली एक लाइट बल्ब भी नहीं जला पाएगी, क्योंकि जब लाइट बल्ब के लिए जब आप प्रोडक्शन पे आओगे तो लाइट बल्ब के पास सिर्फ होंगे 5 वोल्ट बचे हुए होंगे, हो सकता है, क्योंकि सारा का सारा जो पावर होगा वो तो इन केबल्स में ही वेस्ट हो जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? अब मेन आइडिया क्या है कि बेसिकली इस जगह पर आप जो है ना एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाते हो। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है कि इस वोल्टेज को बढ़ा देगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द आइडिया पावर इज इक्वल टू आई वी होता है। अगर मैंने, सीधी सी बात है, पावर मेरे पास सपोज कर लो कांस्टेंट है, अगर पावर को मैंने मैथमेटिकली कांस्टेंट रखा तो मेरे पास अगर ये वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट ऑटोमेटिकली क्या होगा? बेटे करंट गिरेगा ना यार, क्या हो गया? सही है ना? अगर मुझे इसको मैथमेटिकली इसको कांस्टेंट रखना है तो मैं आई और वी के बीच में जो रिलेशनशिप होगा वो इन्वर्स हो जाएगा। इफ वोल्टेज इज इंक्रीज द करंट डिक्रीजेस, समझ गए? अब सबसे बड़ा जो पावर लॉस होता है केबल्स के अंदर हमारे पास पावर लॉस की इक्वेशन है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ऐसा ही है। रेसिस्टेंस का तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कर सकता हूं कि मैं करंट को गिरा सकता हूं, सही है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि भाई P इज इक्वल टू आई वी है, ऐसा ही है। अगर मैंने, सीधी सी बात है, वोल्टेज को बढ़ा दिया तो करंट गिरेगा। यही गिरा हुआ करंट इसके अंदर फिट हो सकता है?
यानी ओवरऑल अगर मैं रेसिस्टेंस को तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं करंट को नीचे गिरा देता हूं तो ओवरऑल पावर लॉस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। डू यू अंडरस्टैंड दिस बेसिक आइडिया? प्लीज टेल मी, दोबारा सुन लो। देखो, मैंने आपको बताया कि अगर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होगा तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को बढ़ाएगा, करंट को गिराएगा। स्टेप अप क्या करेगा? वोल्टेज को बढ़ाएगा, करंट को गिराएगा। समझ गए? स्टेप अप क्या करेगा? वोल्टेज को बढ़ाएगा, करंट को गिराएगा। यहां तक बात याद हो गई? तो मैंने आपको एक चीज अभी बतानी है कि भाई ये जो लॉन्ग डिस्टेंस केबल्स है, इनके अंदर जो पावर लॉस हो रहा होता है उसकी इक्वेशन है P = I²R। रेसिस्टेंस को मैं नहीं छेड़ सकता, लेकिन मेरे बच्चे, मैं करंट को तो छेड़ सकता हूं। अगर मैंने स्टेप अप यूज किया तो स्टेप अप क्या करेगा? वोल्टेज को बूस्ट अप करेगा, लेकिन करंट को नीचे गिरा देगा। अगर ये गिरा हुआ करंट मैं इसमें डाल दूं I² की जगह पर, तो इसका मतलब है कि मेरे पास ये गिर जाएगा, तो पावर लॉस भी कम हो जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? सो द थिंग इज, a step up transformer if attached over here, this will increase the voltage significantly and it will decrease the current। यहां तो बात समझ में आई? क्या करेगा? वोल्टेज को बढ़ाएगा, करंट को गिरा देगा। अगर वोल्टेज को बढ़ाएगा, करंट को गिरा देगा। अगर मेरे पास करंट गिरेगा तो मेरे पास पावर लॉसेस इन दीज केबल्स ऑल्सो डिक्रीजेस। इज दैट क्लियर? डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? ये बात समझ में आ गई? यानी हमारे पास, जरा सुन लो, अभी हम लोग जाएंगे उस पर, दोबारा सुन लो। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? वोल्टेज को बढ़ाएगा और करंट को क्या करेगा? गिरा देगा। अगर करंट को गिराएगा तो ये याद रखना कि लॉन्ग डिस्टेंस केबल्स के अंदर पावर लॉसेस को कम कर देगा। याद हो गया ये बात? हाँ या ना? सही है? वंस अगेन, स्टेप अप इंक्रीजेस द वोल्टेज, डिक्रीजेस द करंट, दिस अल्टीमेटली डिक्रीजेस द पावर लॉसेस इन द केबल्स। रट्टा हो गया? समझ गए? सबसे पहला जो है ना, ये वाला जो डायग्राम है, इसको कॉपी कर लो। अच्छा गाइस, जरा इधर देख लो, ये सारी मैंने एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है जो मैंने आपको बताई थी। विदाउट ट्रांसफॉर्मर्स हीट लॉसेस इन केबल्स बिकम टू हाई, दैट मीन्स पावर लॉस सिग्निफिकेंट होगा। आउटपुट ऑफ पावर स्टेशन इज एट लो वोल्टेज बट वेरी हाई करंट। अगर हमारे पास सीधी सी बात है, अगर इक्वेशन देखा जाए तो पावर लॉस इज इक्वल टू I²R। हाई करंट मीन्स हाई पावर लॉस। समझ गए? इसका सोल्यूशन इसके बाद बनाते हैं, मैंने वैसे तो डिस्कस कर लिया था, लेकिन ऑफिशियल बनाते हैं इसका सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन भी मैंने लिख दिया है। एज डिस्कस, यूज अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर टू इंक्रीज द वोल्टेज टू वेरी हाई लेवल। दिस इज गोइंग टू डिक्रीज द करंट। सही है? अगर करंट गिरेगा तो पावर लॉसेस भी गिर जाएंगे। स्टेप अप ऑपरेशन इंक्रीजेस वोल्टेज एंड डिक्रीजेस करंट। सही है? कॉपी दिस। इधर देखो, ये फाइनल डायग्राम है। अब इस डायग्राम के अंदर मैंने, आप एक चीज़ नोटिस करो कि यहाँ पर एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर लगा है जो कि वोल्टेज को बढ़ा देगा लेकिन करंट को गिरा देगा। लिख दिया मैंने। सही है? सिमिलरली अगर मेरे पास यहाँ पे पावर लॉसेस जो होता है वो P = I²R होता है, तो सिंस मेरे पास करंट गिरा, क्योंकि यहाँ पे गिराया था, द पावर डिक्रीजेस, यानी पावर लॉस डिक्रीजेस। उसके बाद फिर एक मेजर प्रॉब्लम ये भी आ जाती है कि वोल्टेज बहुत ज़्यादा ऊपर होती है। यानी सपोज करो कि 400 वोल्ट से हमने इसको 4000 वोल्ट्स पे कर दिया है। सही है? अगर मेरे पास 4000 वोल्ट्स है तो बेटे अगर ये सिटी में पहुँचेगा तो सिटी में तो बेटे अगर लैंप आप चलाओगे तो वो उसकी तो चीखें निकल जाएंगी। तो इसका ज़रूरत ये है कि आपको इसको स्टेप डाउन करना पड़ेगा। स्टेप डाउन क्या करेगा? वोल्टेज को गिराएगा लेकिन करंट को ऊपर कर देगा। समझ गए? डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? स्टेप अप क्या करेगा? वोल्टेज को बढ़ाएगा, करंट को गिराएगा। स्टेप डाउन क्या करेगा? वोल्टेज को गिराएगा लेकिन करंट को बढ़ा देगा। सही है? अब स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, अब मैं आपको बताता हूँ, जरा सुनो, लिसन, सुन तो लो। आपके पास एरिया वगैरह में आपने कभी देखे होंगे ट्रांसफॉर्मर जो पोल्स पे लगे हुए होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं PMT, पोल माउंटेड ट्रांसफॉर्मर्स। सही है?
ये आपके पास ज़रा सुनो, बहुत सारे किस्म के ट्रांसफार्मर्स होते हैं। आपके पास पावर स्टेशन से, जो आपके सिटी के अंदर पावर स्टेशन होगा, उधर से जो आ रहे होते हैं वो वोल्टेज को पहले ही गिरा चुके होते हैं। लेकिन जो आपके पास पीएमटी तक होगा तो पीएमटी में भी 400 वोल्ट्स आ रहे होंगे, हो सकता है 1000 वोल्ट्स आ रहे हो। तो ये फर्दर गिराता है ताकि आपके घरों के अंदर 220 पहुंचे। समझ गए? यानी बहुत लेवल्स पर गिराया भी जाता है, ऊपर भी किया जाता है, एंड सो ऑन। सही है? अब जरा सुन लो, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए स्टेप अप यूज होगा, लेकिन जैसे ही आप सिटी में पहुंचोगे तो उधर स्टेप डाउन करना लाजमी होगा ताकि वोल्टेज को गिराओ, वरना चीजें ही उड़ जाएंगी आपकी। समझ गए? इज दैट क्लियर? दिस इज योर फाइनल डायग्राम। ये आप इसको भी कॉपी कर लो। लिसन, सुन लो, दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ a transformer. Basically it consists of an iron core, laminated होती है, laminated को बाद में डिस्कस करेंगे। हमारे पास यहाँ पर AC सप्लाई गिवन होगी, एक साइड को हम लोग प्राइमरी मार्क करेंगे और दूसरी साइड को हम लोग सेकेंडरी मार्क करेंगे। बेसिकली 2 कॉइल्स हैं इसके अंदर, और यहाँ पर हमारे पास आउटपुट आता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आउटपुट भी आएगा वो भी आपके पास AC ही होना चाहिए, ऑल्टरनेटिंग ही होना चाहिए, यानी मेरे पास यहाँ पे भी एक वेव बनी आनी चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? अब ज़रा सुन लो, दिस इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रांसफार्मर। प्लीज़ ड्रॉ इट। इस पर डिस्कशन करेंगे हम लोग। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ऑल्टरनेटिंग जो करंट था उसमें क्या होता था? पुश और पुल होता था। यानी हमें पता है, हमें ये बात पता है कि हमारे पास अगर करंट यहाँ से स्टार्ट होता है तो करंट यूँ जाएगा घूमते हुए, फिर इधर आएगा, फिर ये करंट घूमते हुए वापस जाएगा, एंड सो ऑन, ऐसे ही चल रहा होता है। तो इसका मतलब है कि चेंजिंग करंट मेरे पास होगा इधर। अगर चेंजिंग करंट है इधर, तो इसका मतलब है कि कभी नॉर्थ पोल इस साइड पे बनेगा, कभी नॉर्थ पोल इस साइड पे बनेगा, कभी नॉर्थ पोल इस साइड पे बनेगा, कभी नॉर्थ पोल इस साइड पे बनेगा। हाँ या ना? सही है? डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? The polarity of the poles set up inside this core will be changing rapidly. सही है? The north pole will be switching positions. क्या हम इसको कह सकते हैं कि हमारे पास जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड है वो बार बार चेंज हो रही है? कभी मैग्नेटिक फील्ड यूँ जा रही है, कभी यूँ जा रही है, कभी यूँ जा रही है तो कभी यूँ जा रही है। डू यू अंडरस्टैंड दिस बेसिक आइडिया? अब ये किसकी वजह से हुआ था? बिकॉज ऑफ द चेंजिंग करंट ऑन द प्राइमरी साइड। क्योंकि इसके अंदर करंट मेरे पास कभी यूं जा रहा है तो कभी यूं जा रहा है। कैन यू सी दैट? अगर ये करंट बार बार रैपिडली चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड भी रैपिडली चेंज होगी। इज दैट क्लियर? रैपिडली चेंजिंग करंट प्रोड्यूसेस अ रैपिडली चेंजिंग फील्ड। हाँ या ना? समझ गए ये बात? अब उसके बाद फिर सेकेंड फेज में क्या होता है, जरा सुन लो। आयरन कोर जो है, बेसिकली याद रखो कि आयरन एक ऐसा मटेरियल है विच इज़ नोन एज अ फील्ड कॉन्सेंट्रेटर, एंड इट ऑल्सो प्रिवेंट्स लीकेज। वो क्या करेगा कि जितनी भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में जो हमारे पास प्रोड्यूस हो रही है इसके अंदर, उसको ये घुमा फिरा कर इस साइड पे ले आएगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? यानी हमारे पास जैसे फील्ड अगर बाहर निकलने की कोशिश करेगी तो उसको बाहर निकलने नहीं देगा, उसको इधर ही सेटअप कर देगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? यानी इस पूरी कोर के अंदर उस मैग्नेटिक फील्ड को घुमाएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये थ्रू आउट चेंज होती रह रही है। यानी कभी मैग्नेटिक फील्ड यूं जा रही होगी तो कभी ये यूं जा रही होगी, कभी यूं जा रही होगी तो कभी यूं जा रही होगी, बिकॉज नॉर्थ पोल पोजिशन बार बार स्विच कर रहे हैं। ये बात समझ में आई? हाँ या ना? अब जरा सुनो, ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, कीवर्ड चेंज है, बार बार मैं चेंज बोल रहा हूँ तो इस पर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ मैं। दिस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट्स लिंकिंग विद द सेकेंडरी कॉइल। भाई सेकेंडरी कॉइल को टकरा रही होगी, इसके नंबर ऑफ टर्न्स के साथ टकरा रही होगी तो लिंक्स बना रहा होगा अपने साथ। ये बात समझ में आ रही है? अब दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जो आपने फैराडेज लॉ पढ़ा था। फैराडेज लॉ क्या कहता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लिंकेज प्रोड्यूसेस एन ईएमएफ। ऐसे ही होता है ना? यानी हमारे पास जितना ज़्यादा रेट होगा उतना ही ज़्यादा मेरे पास ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो टेक्निकली
ये जब इधर जाके ये फील्ड लाइंस टकराएंगी इस वाली सेकेंडरी कॉइल पे जब जाके टकराएंगी तो इधर मेरे पास ईएमएफ इंड्यूस होगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? जितने ज़्यादा यहाँ पे लिंक्स होंगे उतना ज़्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। यानी कहने का मतलब है जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे इधर तो उतना ज़्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा इधर। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? दोबारा सुनो शुरू से एक दफ़ा। की पॉइंट्स क्या है? चेंजिंग करंट प्रोड्यूसेस a changing magnetic field inside the core. The iron core concentrates and circulates the magnetic field and connects it with the secondary coil. Can you see that? सेकेंडरी कॉइल पे जाके टकराएंगी, यहाँ पर जाके फ्रेडेज लॉ अप्लाई होगा। फ्रेडेज लॉ कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लिंकेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ईएमएफ इंड्यूस। जितने ज़्यादा यहाँ पर लिंक्स बनेंगे उतना ज़्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। प्लीज टेल मी, इज दिस क्लियर और नॉट? एक दफा और भी समझा रहा हूं बोर्ड पर आकर। लिसन, these are the points that explain the concept very clearly. प्लीज इसको as it is पेपर में लिख कर आओगे। प्लीज डू नॉट चेंज द वर्डिंग्स। यू मे चेंज द वर्डिंग्स, बस की पॉइंट्स लिख लेना, बीच में भले गाना लिख कर आ जाना। अब लेट मी प्रूफ रीड these points over here. AC supply at the primary side produces a changing magnetic field in the primary coil, जो कि मैंने डिस्कस किया था। The iron core concentrates the changing magnetic field and links it up with the secondary coil as discussed. Finally, the change in magnetic field linkage at the secondary coil induces a voltage Faraday's law. सही है? करेक्ट? अच्छा, अब उसके बाद ये कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्टेप अप और स्टेप डाउन में फ़र्क कैसे पता चलेगा। स्टेप अप के अंदर ज़रा सुन लो कि प्राइमरी साइड पर नंबर ऑफ टर्न्स कम होने चाहिए और सेकेंडरी में ज़्यादा होने चाहिए। अगर ऐसा होगा तो स्टेप अप होगा। स्टेप अप हमेशा याद रखो कि वोल्टेज को बढ़ाएगा लेकिन करंट को नीचे गिराएगा। सही है? सिमिलरली अगर स्टेप डाउन होगा तो प्राइमरी साइड पे नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगे, यानी इनपुट साइड पे नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगे, सेकेंडरी में कम होंगे। ये क्या करेगा? वोल्टेज को नीचे गिराएगा लेकिन करंट को ऊपर बढ़ाएगा। इज़ दैट क्लियर? समझ गए? इज़ दैट क्लियर? ये जो स्टेप डाउन होते हैं ज़्यादातर सिटी लेवल पर होंगे और जो स्टेप अप होता है पावर स्टेशन के पास होता है, ताकि लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के अंदर पावर लॉसेस को गिरा दे। समझ गए? ठीक है। अब इसके बाद नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी, NS का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी, लिखा हुआ भी है, कॉपी कर लो इसको। इधर भी एक दफ़ा एक चीज़ सुन लो। NP stands for the number of turns in the primary coil, NS stands for the number of turns in the secondary coil. तो सुनो, listen, guys, listen. अब ये हमारे पास जनरल ट्रांसफार्मर इक्वेशंस है विच कैन हेल्प यू प्रिडिक्ट व्हाट इज़ द वोल्टेज गोइंग टू बी। ठीक है, ये आपके पास जनरल ट्रांसफार्मर इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। अगर NP ऊपर होगा यानी नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी अगर ऊपर होगा तो VP भी ऊपर होना चाहिए। सही है? और अगर NS नीचे है तो VS भी नीचे होना चाहिए। लेकिन जो करंट होगा उसका हिसाब उल्टा होता है। अगर NP ऊपर है तो IS ऊपर होगा, यानी S का मतलब है सेकेंडरी। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? ये पूरी की भी मैंने राइट साइड पे बनाई हुई है। तो बस आप याद रखो कि अगर NP ऊपर है तो VP भी ऊपर होगा, अगर NS नीचे है तो VS भी नीचे होगा। लेकिन करंट का हिसाब उल्टा चलता है हमेशा, इसलिए मैंने उसका कलर भी डिफरेंट रखा हुआ है। कॉपी दिस। ठीक है, दीज आर रेशियोज जिसकी आप कॉम्बिनेशन इस तरीके से यूज़ कर सकते हो कि कभी अगर आपको वोल्टेजेस निकालने होंगे तो ये वाला कॉम्बिनेशन आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको करंट निकालने होंगे तो पहला और आखिरी वाला कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर सकते हो, या अगर आपके पास रेयर सिचुएशन होगी तो ये वाला कॉम्बिनेशन भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। समझ गए? और मैंने पूरी की भी राइट साइड पे बनाई हुई है। कॉपी दिस एंड द क्लास विल बी डिसमिस्ड। Okay guys, so take care guys, and I'll be seeing you in the next class.